हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, वो कैसे कैसे चलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चट्टाने हैं, ये चट्टाने कैसे बनती हैं और फिर इन चट्टानों से जो है कैसे सॉइल बनती है और फिर सॉइल से जो है कैसे चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को जो है कई स्टेज में जो है बांटा गया है। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का जो रेडियस होता है, इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। ये सारा कुछ जो है किलोमीटर में लिखा गया है। ठीक है ना। अब इतना जो है इसका रेडियस होता है, हमारी जो अर्थ है इसका। और आप जानते हैं कि जब हम सरफेस से पृथ्वी के अंदर जो है इसके सेंटर की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना। और अंदर जाते जाते जो है इतना टेम्परेचर हो जाता है कि जो जितने भी सारे पृथ्वी सरफेस के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो लिक्विड अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मैं बना देता हूं। ये सरफेस हो गया, सॉरी पृथ्वी हो गया, और ये इसका कोर हो गया। ठीक है ना। ये इसका कोर हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे कुछ। तो ये है अर्थ। अब आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये इसका रेडियस है 6371 किलोमीटर, और यहां से ये जो है ये इसका कोर है। कोर या CORE जो भी होगा आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूं। तो पृथ्वी को जो है नीचे जो है दो कोर में बांटा गया है। दो कोर इसलिए बोल दिया जाता है, जैसे कि ये बाहर वाला जो है एक्सटर्नल कोर हो गया, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, और ये वाला जो हो गया इंटरनल हो गया। ठीक है। तो ये वाला इंटरनल कोर हो गया और ये वाला एक्सटर्नल कोर हो गया। तो पृथ्वी के कोर को जो है, जो इसका सेंटर है, उसको दो भागों में इसलिए बांट दिया गया क्योंकि जो है इनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और यहाँ जो कोर में जो मटेरियल है वो लिक्विड अवस्था में ही रहता है। तो लिक्विड अवस्था में होने के कारण, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण, इनको जो है एक इंटरनल कोर और दूसरा जो है एक्सटर्नल कोर, दो रूपों में जो है बांट दिया गया। ठीक है। अगर कल को आपसे कोई पूछ ले कि जो पृथ्वी है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, तो आप बता देंगे 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी होती है। तो हम लोग अभी बात करते हैं कि कैसे जो है रॉक का निर्माण होता है। तो देखिए, पृथ्वी है, ये पूरा ऐसे, इसका गोल, मैं गोल कह रहा हूं, इसको जो है जियोइड बोलते हैं। ठीक है ना। जो इसका शेप है उसको हम जियोइड बोलते हैं, और ये ऊपर की तरफ पचकी हुई है और यहाँ से जो है निकली हुई है। तो आप लोग समझ लेंगे, आप लोग जानते हैं, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, ये पृथ्वी के जो अंदर का मटेरियल है, ये इसको हम बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। जब ये लिक्विड अवस्था में रहता है तो अंदर का जो मटेरियल होता है उसे हम जो है मैग्मा बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जैसे हमारा जो वाटर फ्लो करता है, तो ये ठीक इसी तरह से इतना जो है ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो है ये वाटर की तरह जो है फ्लो करता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, पृथ्वी में जो है जगह जगह पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जगह जगह पे होल होते हैं, कैविटी होता है। तो उनसे जो है ये जो लिक्विड है, मैग्मा जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर सरफेस की तरफ आने लगता है। अब जो ये पृथ्वी है, इसका जो सरफेस है ना, ऊपर वाला जो सरफेस है, तो ये हर जगह जो है समान नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है इसका पूरा इतना जो है मोटाई बना दिया ना, तो ये जो है हर जगह पे समान नहीं है। कहीं पे पतला है और कहीं पे क्या है, मोटा है। तो इसका सरफेस जो है उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, तो यहाँ पे जहाँ पे पतला है वहां पे क्या है,
वहां पे समुद्र बन गया है, ठीक है ना। जो हमारे ओशन है या सी है, समुद्र है, वो बने हुए हैं। और कहीं कहीं पे क्या है कि उठा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे उठ गया है तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे उठा हुआ है वहां पे जो है पहाड़ बन गए हैं, जो जैसे हिमालय हो गया और भी सारे अलग अलग देशों में जो पहाड़ हैं। तो जहाँ पे उठा हुआ है वहां पे जो है पहाड़ बन गए, और जहाँ पे गड्ढा है वहां पे जो है समुद्र बन गया। अब देखिए जो मैग्मा है ये अंदर जो है इतना जो है प्रेशर है। अब प्रेशर कैसे है कि देखिए, अब यहाँ पे जो ये मैग्मा है ये ऊपर जो इतना मटेरियल है इस पे दाब लगा रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो ऊपर का जो मटेरियल है और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर जो वायुमंडल है वो भी तो है। देखिए ये सरफेस है और इसके ऊपर जो है ये जो है वायुमंडल की लेयर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वायुमंडल भी है। तो वायुमंडल का प्रेशर और ये मटेरियल का प्रेशर और ऊपर से इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो वो लिक्विड अवस्था में है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो है इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, मैग्मा के अंदर बहुत ज्यादा जो है दाब होता है। तो अगर कहीं पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस जो है कहीं पे पतला होता है और इसमें कैविटी बन जाती है, तो वो अत्यधिक प्रेशर के कारण जो है ये मैग्मा क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ऊपर आने लगता है, ठीक है। मैग्मा क्या होता है, अत्यधिक दाब और प्रेशर के कारण जो है धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। और ऊपर आ करके और ये जब फट जाता है, पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है ये इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो क्या करता है कि उसको छेद करके बाहर निकल जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये हो गया ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी कुछ नहीं होता है, जो पृथ्वी जो पूरा स्फेरिकल आकार में है वो इतना ज्यादा उसके अंदर प्रेशर है कि नीचे का जो मटेरियल है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं वो प्रेशर से बाहर आ जाता है ऊपर सरफेस पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, ज्वालामुखी बन गया। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग समझ लेंगे। तो ये हो गया मैग्मा। अब ये क्या होगा कि मटेरियल जो है बाहर आने लगेगा, ठीक है ना। अब मटेरियल आ करके बाहर जो है जमने लगेगा परतों के रूप में, ठीक है। तो मटेरियल जो है बाहर आके परतों के रूप में जम गया। तो मैं अब यहाँ पे जो है इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो यहाँ से ये जो इसकी पाइप थी या इसकी कैविटी बोले, ये ट्यूब नली थी। तो इसी के अंदर जो है पृथ्वी के अंदर का जितना सारा मैग्मा था वो ऊपर आके जो है जमने लगा, ठीक है ना। तो जब ये जमने लगता है तो इसको हम जब ऊपर जो है सरफेस से फ्लो करने लगता है तो उसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। तो मैग्मा जो है सरफेस पे आके फ्लो करने लगा तो उसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। अब ये देखिए कई परतों में जो है आ करके जमा हो जाता है। तो देखिए अब ये जितना भी सारा जो कैल्साइट रॉक बना है इसको मैंने बिल्डिंग मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जब ये आता है तो देखिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो जो मैग्मा जो लावा के रूप में ऊपर फ्लो कर रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर आके जो जमा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। सबसे पहले जो नीचे से जो लावा आकर के सरफेस पे जमा होता है तो सबसे पहले क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है, ठीक है ना। इग्नियस रॉक बनती है। तो इग्नियस रॉक को जो है अगर ये सरफेस के ऊपर जमा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव, ठीक है। EXTRUSIV, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और अगर नीचे जमा हुआ है जो अर्थ का सरफेस है उससे नीचे अगर जमा हो गया है तो उसे हम बोलेंगे इंट्रूसिव, ठीक है। तो अब ये जो मैग्मा है, ठीक है, अर्थ सरफेस पे आ गया है। अब ये ज्वालामुखी फट गया है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगा। कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद, 100 साल, 200, 300 साल बाद जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो ये होल है वो ब्लॉक हो जाएगा और ये जो लावा था ऊपर वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो जो मटेरियल जम जाएगा और वो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद कठोर हो जाएगा।
तो जो कठोर हो जाएगा तो जो चीज बनेगी उसी को हम बोलते हैं रॉक, ठीक है। तो जो ठंडा होने के बाद से जो पदार्थ बचता है उसी को हम बोलते हैं रॉक, ठीक है ना, चट्टान। तो सरफेस के ऊपर है तो उसे हम एक्सट्रूसिव बोलेंगे और नीचे है तो उसे हम इंट्रूसिव बोलेंगे। तो सबसे पहले इसके लावा के ठंडा होने के सबसे पहले जो बना है उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक, इसे हम बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है ना, और इसे हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक, क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार से सबसे पहले यही बना है रॉक। अब देखिए ये जो इंट्रूसिव रॉक है इसको भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ये जो ऊपर वाला होता है जो पृथ्वी सरफेस से कम गहराई पे होता है उसको हम बोलते हैं हाइपेबेसल रॉक, ठीक है। इस वाले को हम बोलते हैं HYDAYSAL हाइपेबेसल रॉक, और नीचे वाला जो अधिक गहराई में जमा होता है उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो ये हो गया हाइपेबेसल रॉक और ये हो गया प्लूटोनिक रॉक, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनी। अब इग्नियस रॉक बनने के बाद क्या होगा कि अब धीरे धीरे जो है इसका जो है क्षरण होगा, ठीक है ना, मौसम के इफेक्ट के कारण और केमिकल रिएक्शन के कारण धीरे धीरे जो है समय के साथ जो है अब ये टूटने लगेगा, ठीक है। तो जब ये टूट करके और कहीं जा करके दूसरी जगह पे जमा हो जाएगा तो मैं उसको बताता हूँ। तो इग्नियस रॉक बन गई, जैसे कि ये पहाड़ हो गया, यहाँ पे जो है चट्टान बन गई इग्नियस रॉक, ठीक है, और ये नदी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ये नदी हो गई। तो अब यहाँ से वेदरिंग के बाद से जो है ये जो इग्नियस रॉक है वो ट्रांसपोर्ट होकर के धीरे धीरे समय के साथ जो है टूट टूट करके नीचे आ करके, और कभी कभी वर्षा भी होगी तो वर्षा के द्वारा भी आ करके नदी में आके जमा होने लगेगा, ठीक है। और नदी में क्या होता है कि जो वाटर होता है उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये क्या होगा कि धीरे धीरे जम करके चट्टान बन जाएगा। तो जब इग्नियस रॉक से जब यहाँ पे नदी में वाटर, नदी में, झील में, समुद्र में फिर ये चट्टान बन जाएगी तो इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक, और इसे ही हम बोलेंगे सेकेंडरी रॉक, और इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है ना, क्योंकि ये परतों के रूप में जमा होता है। अब समय के साथ साथ क्या होगा कि कभी कभी मान लीजिए कि भूकंप आ गया, ठीक है ना, कभी कभी क्या हुआ भूकंप आ गया, उथल पुथल हो गया, जैसे कि 2000 में गुजरात में हुआ था, तो वैसे ही उथल पुथल होगा। तो अब ये जो इग्नियस रॉक है और ये सेडिमेंट्री रॉक है ये उथल पुथल होने के कारण जो है ये पृथ्वी के नीचे भाग में चला जाएगा, ठीक है ना। ये अर्थ सरफेस से नीचे चला जाएगा पृथ्वी के अंदर वाले भाग में। तो अंदर वाले भाग में आप जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है और ऊपर से जो प्रेशर है वो भी ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो है अगर ऊपर जो है इतनी मोटी रॉक है तो प्रेशर के कारण दब करके पतली हो जाएगी, ठीक है, और टेम्परेचर रहेगा ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो है वो पिघल जाएगा, और पिघलने के कारण जो है उसके जो पार्टिकल होंगे वो रीअरेंज होके पतला जो है हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जब आप देखेंगे कि जो संगमरमर होता है वो पतला ही होता है, लेकिन जब आप उठाएंगे तो वो भारी होता है, क्योंकि उसकी जो है प्रेशर के दबने के कारण और कणों के रीअरेंजमेंट के कारण जो है उसकी डेंसिटी जो है बढ़ गई होती है, ठीक है ना। तो जब ये प्रेशर बढ़ने के कारण और टेम्परेचर से जो कंप्रेस हो करके और जो रॉक बन जाएगी, अब जो नया वाला जो फॉर्म होगा उसे ही हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। तो मुझे आशा है आप समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप बिल्डिंग मटेरियल वाले लेक्चर में जाके जो है देख सकते हैं, मैंने वहां पे अच्छे से बताया है। तो मुझे लग रहा है कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रॉक बनती है। अगर यहाँ पे देखिए अब जियोलॉजिकल साइकिल हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो रॉक है तो रॉक में जो है तीनों चीज सम्मिलित है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। और यहाँ पे मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ये कैसे बनी है, ठीक है। तो अब जो है रॉक है तो इसका फिजिकल और केमिकल दोनों तरह से वेदरिंग होगा। मतलब कि अब जैसे सूर्य है, ठीक है, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। तो सूरज के कारण क्या होता है कि जो चट्टान है उसके सरफेस पे गर्मी पड़ेगी तो वो फैलेगा, फिर रात में ठंडी होगी तो वो सिकुड़ेगा।
तो फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा, समय के साथ वो है टूट टूट के वो गिरने लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फिजिकल वेदरिंग। अब इन्वायरमेंट में जो है जो वाष्पित होता है वाटर, वो ऊपर आसमान में चला जाता है, और पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी सारे गैसेज होती हैं, तो उनके कारण जो है केमिकल एसिड रेन होने लगता है कभी कभी, ठीक है ना। केमिकल वर्षा होने लगती है, तो वो जो है चट्टानों पे पड़ेगा, तो चट्टान जो है उससे रिएक्शन करके और वो टूटने लगेंगे, ठीक है। तो वो उसका केमिकल इरोजन हो गया। तो यहाँ पे जो रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, यहाँ पे आप लिख लेंगे IGNEOUS, इग्नियस रॉक, और फिर इसके बाद से सेडिमेंट्री, और इसके बाद से मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इन तीनों रॉक से जो है, देखिए इग्नियस रॉक जो है इसमें चेंज हो जाएगा सेडिमेंट्री में, फिर इग्नियस रॉक जो है मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब ये तो हो ही गया, ठीक है ना। तो ये तीनों रॉक, ये तीनों जो चट्टाने हैं, रॉक हैं, अब इनका जो है समय के साथ जो है वेदरिंग होगा या इरोजन होगा, ठीक है, टूटने लगेंगी, और टूट करके जो है ये वाटर के द्वारा जो है कहीं पे जो है ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे चट्टाने जो है टूटेगी, टूट करके वाटर के द्वारा ग्रेविटी, जैसे पहाड़ तो ऊंचा होता है, तो ऊंचे वाले स्थान से डगरते डगरते जो है नीचे आएगा पत्थर, ठीक है ना। तो वाटर के द्वारा बहा के ले जाया जाएगा या डगर के नीचे आएगा, तो ऐसे इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन होके जाके कहीं पे जमा होगा, ठीक है ना। तो जो चट्टाने जो है या कोई भी चीज जो है कहीं एक जगह पे इकट्ठा होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिपॉजिट होना, ठीक है ना। डिपॉजिट का हिंदी में मतलब होता है जमाव। तो जब कोई चट्टाने एक जगह पे जाके इकट्ठा होती है, तो उसे हम बोलते हैं जमाव, ठीक है ना। तो वो जो है इंग्लिश में उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो चट्टानों का वेदरिंग हुआ, फिर वो किसी माध्यम से हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा या ग्रेविटी के द्वारा, यानी कि लुढ़क करके कहीं पे जाके वो जमा हो गई, ठीक है। अब वो जमा हो जाएगी, तो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, अगर वो झील में जमा हो गई, समुद्र में जमा हो गई, या कहीं ऐसे ही सूखे स्थान पे जमा हो गई, तो उसमें केमिकली प्रॉपर्टी होने के कारण जो है वो धीरे धीरे समय के साथ जो है मतलब जुड़ने लगेगी, ठीक है ना। अब जुड़ करके जो है, तो जब वो जुड़ने लगेगी तो उसे हम बोलेंगे अपहेवल, ठीक है। अब वो पूरी तरीके से जुड़ जाएगी, तो वो फिर से जो है रॉक बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इग्नियस रॉक जो है टूट करके आई और यहाँ पे नदी में जमा हो गई या समुद्र में जमा हो गया, इस पे वाटर का इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो जुड़ करके और एक दोबारा से जो है रॉक का निर्माण कर दिया, तो उसे हम क्या बोल दिए, सेडिमेंट्री रॉक। तो यही जो प्रोसेस है ये बार बार जो है चलता रहता है। जैसे कि अभी जो टाइम है, अभी भी जो है ये जो है प्रोसेस चल रहा है। जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी चीजें जो है एक साथ होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक दिन की बात नहीं है, इसको होने में जो है कई साल, हजारों साल जो है लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो पहले रॉक है, फिर उसका वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसका जो है डिपोजिशन होगा, और फिर अपहेवल होगा, फिर से वो रॉक बन जाएगी। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अगर कल को एग्जाम में जो है आपसे पूछ लिया जाए कि जियोलॉजिकल साइकिल का सीक्वेंस क्या है, तो आप बताइए। तो आप बोलेंगे सबसे पहले वेदरिंग होगा, फिर उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर जो है उसका डिपोजिशन होगा, और फिर अपहेवल होगा, और फिर से जाके वो रॉक बन जाएगी, ठीक है ना। अपहेवल को जो है हिंदी में उत्थान बोलते हैं, ठीक है। शायद अभी उत्थान या केवल उत्थान बोलते हैं, तो आप समझ लेंगे। अपहेवल का मतलब है कि दोबारा से जो है रॉक का बनना, ठीक है ना। जब वो आपस में जुड़ने लगेगा, तो वही जो है अपहेवल है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और आप ध्यान में रख लीजिए कि जो पृथ्वी का ऊपरी सरफेस है, जो 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच में, उसको हम सियाल बोलते हैं। फिर 70 से 2900 किलोमीटर जो है इसका जो लेयर, उसको हम सीमा बोलते हैं। और 2900 से 5150 इसके बीच में जो लेयर है उसको हम नीफे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सियाल, सीमा और नीफे जो है नाम इसलिए रखा गया है कि ये जो है मटेरियल के नाम है, ठीक है ना। ये जो है एलिमेंट के नाम है। जैसे कि यहाँ पे है सियाल, सी और आल। तो ये जो ऊपर का जो है
30 से 70 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर का जो है ये रेंज का जो परत है, ये SI जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं SI, तो ये सिलिकॉन है, ठीक है ना, ये क्या है, सिलिकॉन है। और ये AL का मतलब है कि एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहाँ पे भी है सियाल, तो SI का मतलब है सिलिकॉन, और MA, ठीक है, तो MA का मतलब है कि मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम, MAGNESIUM। तो ये जो परत है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है, और ये ऊपर वाली परत जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी है, और ये वाली जो परत है वो निकिल और Fe का मतलब है कि आयरन, तो ये वाली परत जो है निकिल और आयरन से बनी है, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने जो है जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ लिया। देखिए थोड़ा सा तो जो है टाइम लगेगा, ठीक है ना, आप मैंने यहाँ तक आपको बताया, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, जो सॉइल मैकेनिक्स है, तो सॉइल मैकेनिक्स के जो फादर हैं उनको जो है कार्ल टरज़ागी को बोला जाता है, ठीक है ना, कार्ल टरज़ागी, TERZAGHI। तो कार्ल टरज़ागी को जो है सॉइल मैकेनिक्स का फादर बोला जाता है। इसको आप लोग जो है लिख लेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो सॉइल है उसको अलग सब्जेक्ट के रूप में जो है अपना एक बुक जो है पब्लिश किया था। उसमें जो है इसके बारे में पूरे डिटेल से जो है स्टडी करके जो है पब्लिश किया था, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको जो है सॉइल मैकेनिक्स का जो है फादर बोला जाता है। और यहाँ पे हमने जियोलॉजिकल साइकिल समझ लिया, मुझे आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आया है कि रॉक कैसे बनी है, तो आप बिल्डिंग मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में जाकर करें देख सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि जो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, और कौन सी सॉइल जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।